आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 ये अभी उसमें इंडिया का किस रैंक पे है। तो देखो 2025 की रिपोर्ट अभी रिसेंटली मार्च के महीने में ही आई थी। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को रिसर्च सेंटर है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है ना एक रिसर्च सेंटर है, उनके थ्रू। और कोलैबोरेशन किसका रहता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन है, इसका कोलैबोरेशन रहता है। और ये रिपोर्ट अभी आई थी 20 मार्च को, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉप नंबर 1 पे कौन है? इसमें नंबर 1 पे हमेशा की तरह फिनलैंड ही टॉप पोजीशन पे आया है। 2 नंबर पे कौन आया है सर इसमें? तो 2 नंबर पे इसमें आया है डेनमार्क आया है, ध्यान रखना आप लोग। 2 नंबर पे डेनमार्क है, डेनमार्क इसमें 2 नंबर पे है। और अगर मैं बात करता हूँ 2025 की नई रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है सर इसमें? तो इंडिया का रैंक इसमें है 118वां है। सर पिछली रैंक में हमारा नंबर क्या था? मतलब 2024 जो थी ना, उसमें हमारा नंबर क्या था? तो उसमें रैंक 126वां था। तो इसका मतलब हमें इजाफा हुआ है कह सकते हैं। कुछ साउथ एशियन नेशन, हमारे पड़ोसी देशों का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं नेपाल की बात करता हूँ तो नेपाल 92 पे है। जैसे आपको पाकिस्तान का तो ज़रूर पता होना चाहिए, पाकिस्तान 109 पे है। हमसे अच्छी रैंक है इनकी। खुशी है किस बात की, ये कहा नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो है ना म्यांमार है, हमारा पड़ोसी है, ये भी, इसकी रैंक 126वीं है। इसके अलावा श्रीलंका की बात करता हूँ मैं, श्रीलंका, इसकी इसकी रैंक कितनी? 133वीं है। बांग्लादेश की रैंक कितनी है सर? 134वीं रैंक है। इसमें लास्ट कंडीशन पे कौन है? लास्ट 147 में से रैंक निकाली गई थी तो 147 नंबर पे ही हमारा पड़ोसी आता है, इसका नाम अफगानिस्तान है। इसके अलावा और कोई लास्ट है सर जी? इससे इससे आगे और कौन लास्ट है? मतलब 146 नंबर पे कौन है? 146 नंबर पे एक देश है सीरिया, ठीक है ना, सीरिया ये है आपका। बाकी और जिम्बाब्वे वगैरह है, वो भी सारे लास्ट में ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये रैंक जो है ना हम लोग किस बेस पे निकालते हैं? बेस क्या होता है इस रैंक का? देखो रैंक का बेस जो होता है ना आपका, वो होता है एक्चुअली जीडीपी पर कैपिटा को देखा करते हैं हम लोग भी। पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल सिक्योरिटी कितनी है, के साथ साथ हम लोग उसको ये देखा करते हैं कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसा है, और हेल्थ इंडेक्स है वो कैसा है। तो इन कई सारी ऐसे मानदंड होते हैं जिनके ऊपर ये रैंक को निकाला जाता है बेसिकली। फ्रीडम भी देखा जाता है, लाइफ कितनी लोग जी रहे हैं उसको देखा जाता है, ट्रस्ट देखा जाता है, आपका सोशल कनेक्शन एक दूसरे से कितने हैं, एक कॉम्युनल काइंडनेस जो होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाईचारा परिवार में कितना है, किसी के प्रति दया भाव जैसे समथिंग रखना। तो ये सब चीज़ें इसमें नोट की जाती है आपकी, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना है आप लोगों को। और फिनलैंड तो आप लोगों को पता ही है कि लगातार टॉप पे है। सर कितनी बार फिनलैंड टॉप पे आया है? 8वीं बार टॉप पे आया है। फिनलैंड नंबर 1 पे, 2 नंबर पे डेनमार्क है, 3 नंबर पे इसमें आइसलैंड आता है, उसके बाद स्वीडन आता है, ऐसे करके उन बाकी देशों की रैंक है। छोटे देश है तो करके सब चीज़ें ठीक रहती है। एक चीज़ और बताता हूँ, इस बार का इसका थीम क्या था? इस बार का थीम था इसका केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग इस बार का थीम था। आप अगर सोशल साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हो कंप्लीट, तो बहुत ही अच्छा बैच है कंप्लीट पढ़ने के लिए। सोशल साइंस का बैच है केवीएस और DSSS के लिए। आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके और इस बैच को ले सकते हैं। और CET की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोग वहाँ पे संपूर्ण बैच है उसको ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए हरियाणा जीके की किताब भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के चलते हुए 51 लाख रुपए की राशि जो है ना रखी गई है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान अभी मैंने आपको पढ़ाया था 368 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें 233 करोड़ की लागत से 923 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 135 करोड़ की लागत से लगभग 413 कार्यों का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 22 जिला परिषद, 142 पंचायत और 5,388 ग्राम पंचायतों को 573 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी राजस्व के ट्रांसफर किए गए हैं। 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों के लिए 18.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1.45 करोड़ का मानदेय वितरित किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिजिटल पहुंच, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, ये सब कुछ पाने के लिए अगर कोई मतलब इनको अचीव कर लेता है तो उनको पहले नंबर पे 51 लाख, 2 नंबर पे 31 और 3 नंबर पे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। के साथ साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण किट भी दी जाएगी। हरियाणा के सभी 71,000 निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों को जो है ना वो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी सभी को। और इसके अलावा सुरक्षा कवरेज के लिए लगभग 41,591 नए लाभार्थियों के खातों में 12.59 करोड़ रुपए की राशि भी जमा करवाई गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि ई पंचायत परियोजना मतलब इलेक्ट्रॉनिक पंचायत हो और पंचायतों को थोड़ा और अच्छे से सशक्त बनाना है, स्ट्रेंथनिंग उनको देनी है। भारत के द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले के बाद हरियाणा में पानी लाने के लिए किस नदी में पानी लाने की योजना बनाई जा रही है? देखो, ये सवाल तो आपके मन में जरूर घूम रहा होगा, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना के समझाया है। बल्कि ये पूरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था, क्या था ये एक्चुअली, इसको भी मैंने कंप्लीट कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो देख लेना, कंप्लीट समझ में आ ही जाएगा एकदम सटीक तरीके से। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने उसमें शिमला समझौता और के साथ साथ सिंधु नदी का समझौता वो भी समझा रखा है। तो अगर इसका पानी हम बंद करने की योजना बनाई है तो हम सरस्वती नदी में पानी लेके आएंगे इसका। सिंधु जल समझौता रद्द, भारत ने पाकिस्तान को पानी बंद करने का निर्णय लिया है। अब सतलुज, रावी, ब्यास, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी हरियाणा लाने की योजना है। पहली तो बात आपके मन में आ रही होगी, सर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा क्या? देखो, एकदम ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। तभी तो आपने देखा होगा कि हमने पानी ज़्यादा छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बिना पहले बताए पानी ज़्यादा कैसे छोड़ दिया, तो बस इसी को ही बोलते हैं समझौता रद्द होना। पहले क्या होता था कि पानी ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, पानी कम छोड़ा जा रहा है, उन सब की चेतावनी दी जाती थी, पहले अलर्ट दिया जाता था। अब हम अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे, या तो पानी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे, इमरजेंसी लगने के हालत ला देंगे, या तो तुम्हें हम डुबा के मारेंगे या तुम्हें हम सूखा मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। पानी बंद करना एकदम से आसान इसलिए नहीं है, मैं आपको इन शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। देखो, समझौता तो था ये 19 सितंबर को हुआ था और 1960 को हुआ था वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। समझौता ये था कि जो पश्चिमी नदियाँ हैं जिसमें से सिंधु आती है, इंडस रिवर्स को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, एक झेलम हो गया और एक हो गया चिनाव, इन 3 नदियों के ऊपर 80% पाकिस्तान का हक है, 20% इंडिया का। बाकी इनके ऊपर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकते हैं, मतलब इन पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चला सकते हैं, जो इंडिया ऑलरेडी, तुलबुल परियोजना हो गया, जैसे बगलीहारी परियोजना हो गई है, ऐसी परियोजना ऑलरेडी इंडिया चला रहा है। बाकी रिमेनिंग जो ईस्टर्न रिवर है जिसमें से आती है रावी, आती है ब्यास, आती है रावी है, ब्यास है और सतलज है, इनका पानी हम इंडिया यूज कर सकते हैं। 100% हमारा है, लेकिन देखो ऐसा है कि वाकई 100% हम अभी भी इसका पानी यूज नहीं कर रहे हैं, 80-90% ही पानी यूज कर रहे हैं। रिमेनिंग 10-20% अभी भी पाकिस्तान में जा रहा है। आने वाले 4-5 सालों में शायद इनका हम 100% यूज करने लग जाएं, क्योंकि डैम वगैरह अभी तक के लिए उतने नहीं बने हैं। पर एक बात सुनिएगा, इन तीनों नदियों का पानी जो है ना वो लगभग 33 से 35 मिलियन एकड़ फुट का पानी है। इनसे 4 गुना ज़्यादा जो है ना पानी इन नदियों में है, लगभग 135-36 के आसपास मिलियन एकड़ फुट का पानी है। तो इनको एकदम रोक पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिन रात काम करे, बहुत ही स्पीड से काम करे तो शायद 5-10 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अदरवाइज़ तो इसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 साल लग जाएंगे 100% पानी रोकने के लिए। हाँ, हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अभी ये वाला एक मुद्दा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कर सकते हैं हम बाकी किसी और नदियों के साथ, जैसे सरस्वती नदी विलुप्त है ही नहीं, लेकिन हाँ उसकी जहाँ पे मार्ग था उसमें हम लोग उस नदी को दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और नाहन से होते हुए हरियाणा के यमुनानगर के रास्ते सरस्वती नदी में लाया जाएगा। प्रारंभ में 50 से 100 क्यूसेक पानी लाने की योजना तैयार कर ली गई है। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इससे हरियाणा के जल आपूर्ति मिल जाएगी और पंजाब पे निर्भरता खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई चल रही थी SYL की, चलो ये लड़ाई तो मुक जाए तो बहुत ही अच्छी हो जाए, अच्छा काम हो जाएगा ये तो। इस परियोजना से किसानों को पानी मिलेगा, सरस्वती नदी की धार्मिक महत्ता है वो भी बढ़ जाएगी। सिंधु जल समझौते का बंटवारा किस तरीके से था वो मैंने आपको समझा ही दिया है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड ने ये पहल की है कि रिमोट सेंसिंग अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना को साकार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पानी का बहाव वर्तमान में कम है, लेकिन नदियों से पानी लाकर बहाव बढ़ाने की योजना है और इससे किसानों को भी बेनिफिट मिलेगा।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सीधे तौर पे तो बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे पानी का बहाव बदल दिया जाए, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ भेज दिया जाए, तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एक रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये समझो आदि बद्री में डैम और बैराज बनाने का कार्य अभी चल रहा है, जैसे सरस्वती नदी में 12 महीने पानी रहेगा। फिर हरियाणा स्पेस सेंटर और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने वर्चुअल मीटिंग कर ली है। इसके लिए परियोजना पर काम तेजी से हो रहा है। झील का निर्माण चिलोर गांव बिलासपुर में 350 एकड़ में एक बड़ी झील के निर्माण की प्रक्रिया है, वो भी स्टार्ट कर दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किस स्थिति में पति के व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना है? एक नया जजमेंट आया है इनका। जो बच्चे जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे संपर्क में इस वीडियो को देखते हैं हर रोज, उनके लिए मैं कहूँगा वो नोट्स बना ले इसके लिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे जजमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर है वो है कि जब पति ने पत्नी से विवाहेतर संबंधों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया है तो। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि यदि पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से जानते हैं या रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, तो पत्नी को इस संबंध के बारे में पति से जवाब पूछने का अधिकार है। पत्नी ने पूछा कि बताइए भैया, कहाँ ऐसा हो रहा है, इस तरीके का जो है आप इसका जवाब दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ। अगर वो जवाब नहीं देते, जवाब देते भी है, पत्नी उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उसको मानसिक क्रूरता मानेंगे संतोषजनक जवाब नहीं देने पर। यदि पत्नी अपनी पत्नी से पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो इसे पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता माना जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है। ऐसे सवालों में अगर कोई फंस रहा है तो संतोषपूर्ण जवाब तो देगा ही कैसे, तो उसको मानसिक क्रूरता फिर माना जाएगा। पति ने अदालत में यह स्वीकार किया है कि वह एक महिला के साथ कई बार हवाई जहाज और ट्रेन यात्रा कर चुका है, लेकिन यह भी कहा गया कि उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। एक अभी रिसेंट ऐसा केस आया था, उसके बाद में ऐसा जजमेंट दिया है। अदालत ने माना है कि शादी के बाद उचित स्पष्टीकरण नहीं देना विवाह संस्था को तोड़ने जैसा व्यवहार है, इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। इस मामले में 2023 के फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पति के का व्यवहार ही उनके दाम्पत्य जीवन में दरार का कारण बना है और इसके लिए तलाक की कोई राहत नहीं दी जा सकती। विवाह टूटने की जिम्मेदारी पति पे है। कोर्ट ने कहा कि पति 2018 से पत्नी से अलग रह रहा है, लेकिन विवाह टूटने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर ही है। ऐसा नहीं करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी, इंसानियत के नाते भी, ठीक है ना, परिवार तोड़ने से कुछ नहीं आता है। कुछ लोग जैसे अभी युद्ध की स्थिति की बात कर रहे हैं, युद्ध लड़ाई ये सब चीज़ें आखिर के हथियार होते हैं। अपने सामंजस्य को बनाए रखें, अपना इमोशंस जो है ना उनको बचाए रखें। इमोशंस एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको संभाल पाते हैं। बहुत टफ चीज़ है ये, इस पे काम करना हमें वाकई बहुत ज़रूरी है। और तुरंत बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है तो उसको एकदम रिएक्शन मत दिया करो, उसी टाइम पे रिएक्शन मत दिया करो, और थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद उस बात को सोचें और उसके बाद रिएक्शन दें, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। कई बार होता है तुरंत हम किसी को कुछ कह देते हैं तो बाद में फील होता है। मैं मेरे ऊपर लगा के चलता हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ाते पढ़ाते कई बार होता है कुछ बच्चा कुछ भी बोल देता है। पहले मेरे साथ बल्कि थोड़ा ज़्यादा होता था, मेरे स्वभाव को मैं खुद ऐसा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत जल्दी डांट दिया करता था, अब थोड़ा मैंने इस चीज़ के पे काम करना स्टार्ट किया। फिर हालांकि क्यों किया, क्योंकि डांटने के बाद थोड़ी देर के बाद में खुद ही मुझे फील होने लग जाता था, यार बच्चे को क्यों डांट दिया, डांटना नहीं चाहिए था शायद, गुस्सा नहीं करना चाहिए था शायद। तो ये चीज़ मैंने खुद ने फील की, पहले को आज को अंतर को बहुत चीज़ें महसूस हुई, अलग लगी। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ खुद ने फील की है, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश किया करें, अपने इमोशंस को काबू में रखा करें, बहुत ज़रूरी है। तभी धीरे धीरे मैच्योरिटी या समझदारी की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको पढ़ाई के साथ संस्कार था। और परिवारों को तोड़ना कोई उद्देश्य नहीं होता है। कोशिश किया करें जितना हो सके उतना बच पाए उतना ही ठीक है। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। देखो, इसकी आज़ादी के बाद स्थापना हुई थी यहाँ पे चंडीगढ़ में, और पहले शिमला में हुआ था, फिर चंडीगढ़ में आ गया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में तो ये लाहौर में था। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का ही क्षेत्राधिकार है इस पे। इसका शोक स्तंभ जो है ना सत्य और न्याय का प्रतीक है, तराजू समानता और निष्पक्षता का है, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सील नागू है, 10 जुलाई 2024 से 36वें मुख्य न्यायाधीश है। पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर थे ये, पहले इनसे पहले 35वें कौन थे? रविशंकर झा थे। ठीक है,
और स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, लाहौर में स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इसके मुख्य न्यायाधीश सर सादी लाल थे और साथ में इनके बाद जस्टिस दिलीप सिंह शामिल थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है, हरियाणा की पहली फिल्म सिटी किस स्थान पे बनाई जा रही है? बताइए विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक राधे राधे।